स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, यूएस और नेपाल के बीच में एक एग्रीमेंट होना था और इसको बोला गया SPP, दैट इज स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम। और इसके तहत जो है यूएस की आर्मी नेपाल आ सकती थी, लेकिन इसको लेकर बहुत ज़्यादा नेपाल में आक्रोश है, लोग नाखुश थे। इसी को देखते हुए यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट है उसको रोक दिया गया है। मतलब एक प्रकार से नेपाल ने यूएस की आर्मी को जो एंट्री है वो डिनाई कर दी है। ये आप देख पाओगे, नेपाल बैक्स अवे फ्रॉम यूएस स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम। तो ये एग्जैक्टली है क्या, आर्मी का इसमें क्या रोल है और भारत और चाइना को लेकर इसमें क्या कहा जा रहा है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैचेस को ज्वाइन करना चाहते थे, तो मैं आपको बता दूं स्टडी IQ के द्वारा लाइव फाउंडेशन बैच लाया गया है। बैच 1 में ऑलरेडी जो सीट्स हैं वो फिल हो गई हैं, तो यहां पर सेकेंड बैच की शुरुआत की जाएगी 11 जुलाई से। सुबह 8 बजे सारी क्लासेस होंगी और खास बात यह है कि सब कुछ आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर MCQ बेस्ड लर्निंग, डेली करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको मिलेगा ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। तो आप अभी हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए और वहां पर जो कोर्स है पूरा, जो कि 25,000 का है, वो आपको सिर्फ 18,999 में मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव। तो जल्द से जल्द इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर सभी MCQs आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा चलिए शुरुआत करते हैं। आप देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। नेपाल ने रिसेंटली लास्ट मिनट में अपना जो पूरा प्लान है उसको चेंज कर दिया है और यूएस के साथ ये जो एग्रीमेंट होना था, जो मैं आपको बताया स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, वो नहीं होने जा रहा है। और इसमें एक जो खास बात ये देखने को मिला कि लोग तो नाखुश थे नेपाल के, लेकिन इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी विरोध कर रही थी इसको लेकर। और इसके अलावा जो नेपाल की आर्मी है, जो कि हमेशा से काफी लंबे समय से अभी तक साइलेंट रही है, उन्होंने भी जून 15 को अपना रिजर्वेशन दिखाया और ये कहा कि ये जो एग्रीमेंट है वो साइन नहीं होना चाहिए, वो इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब नेपाल की आर्मी ने भी इसको लेकर अपने आप को साइडलाइन कर लिया। और इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर है, जो सरकार है नेपाल की इस समय, शेर बहादुर देउबा, उन्होंने यहां पर फाइनली डिसाइड किया, क्योंकि पहले वो कह रहे थे कि नहीं ये जो एग्रीमेंट है वो साइन होगा, लेकिन फाइनली उनको इससे बैक ट्रैक करना पड़ा और ये साइन नहीं होने जा रहा है। तो क्वेश्चन यहां पर ये है कि ये स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एग्जैक्टली है क्या। देखो सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो यूएस की एक आर्मी है, एक आपका ग्रुप है जिसको कहा जाता है ऊटा स्टेट नेशनल गार्ड। उनके बीच में और नेपाल की आर्मी के बीच में यहां पर ये पूरा एक प्रकार से एग्रीमेंट होना था, जिसके तहत जो यूएस का ये जो पूरा गार्ड है, ऊटा नेशनल गार्ड, वो जो है ह्यूमैनिटेरियन मैनेजमेंट के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नेपाल में एंटर कर सकता था, नेपाल में अपने कैंप को लगा सकता था, नेपाल की आर्मी के साथ काम कर सकता था। तो ये काफी बड़ा स्टेप होता। ऑल्दो कहने के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन और डिजास्टर मैनेजमेंट था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये परसेप्शन था कि जो यूएस की आर्मी है वो यहाँ पर दखल देना चाहती है, नेपाल के अंदर आना चाहती है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो जो शेर बहादुर देउबा का एक विजिट होने वाला है जुलाई के महीने में, वो यूएस जाने वाले हैं और इसी के तहत ये एग्रीमेंट होना था, लेकिन फाइनली ये कहा गया है कि ये एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो प्रेजेंट सरकार है, जो देउबा गवर्नमेंट है, वो भी पिछले सरकार की तरह 2015 में, 2017 या फिर 2019 में भी यहां पर ये एसपीपी को लेकर काफी ज्यादा इंप्रेस थे कि ये एसपीपी एग्रीमेंट होना चाहिए, इससे नेपाल को फायदा होगा। क्योंकि आप देखते होंगे अक्सर नेपाल में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आता है, डिजास्टर को लेकर बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी अर्थक्वेक है, कभी लैंडस्लाइड हो गया, तो उसमें यूएस की आर्मी काफी मदद कर सकती थी। तो नेपाल को स्टार्टिंग में ये काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी थी। वो फॉरेन इंटरफेरेंस को नहीं चाहते थे, स्पेशली यूएस को लेकर। क्योंकि एक और चीज आपको याद होगा, रिसेंटली नेपाल ने यहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया MCC को लेकर, दैट इज मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन, जिसके तहत $500 मिलियन का जो ग्रांट है वो यूएस दे रहा है नेपाल को। और यहां पर इसको लेकर भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ, लोगों ने विरोध किया कि ये जो पूरा पैसा है वो यूएस लेकर आएगा और जो नेपाल के रिसोर्सेज हैं वो खर्च करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह का परसेप्शन बन रहा था और इसके बाद ये वाला एग्रीमेंट करना एक काफी ज्यादा
सुसाइडल स्टेप हो सकता था ड्यूबा गवर्नमेंट के लिए, एक प्रकार से आप कह सकते हो। और इसी की वजह से इसका एक और मैं आपको पहलू बताऊं तो यहां पर जाहिर सी बात है कि भारत का अगर आप इन्फ्लुएंस देखोगे इस समय नेपाल में काफ़ी है, और इसी प्रकार से चाइना का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो यहां पर भारत और चाइना को भी ये चीज़ शायद पसंद नहीं आती, और ये जो पूरा बैलेंस है, ये जो रिलेशनशिप बना हुआ है नेपाल का दोनों देशों के साथ, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकते थे, और इसी की वजह से आप कह सकते हो यहां पर ये स्टेप लेना पड़ा है। अगर मैं आपको फर्दर प्रॉब्लम की बात बताऊं तो 3 मेन कंसर्न्स बताए जा रहे थे इस पर्टिकुलर चीज की वजह से। सबसे पहला यह है कि क्या नेपाल किसी दूसरे देश की आर्मी के साथ अलाइन करना चाहता है, मतलब एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। आप सोचिए, भारत अगर किसी दूसरे देश के आर्मी के साथ इतना बड़ा स्टेप ले तो भारत में भी इसकी चर्चा होगी। वही सेम चीज आपको नेपाल के अंदर भी देखने को मिल रहा है। दूसरा यहां पर कंसर्न यह था क्योंकि भारत की जो आर्मी है, भारत का काफी अच्छा क्लोज लिंक है नेपाल की आर्मी के साथ, तो क्या यूएस की आर्मी का प्रेजेंस भारत को पसंद आता, तो यह दूसरा कंसर्न था। तीसरा डेफिनेटली सी बात थी कि चाइना इसको लेकर रिटेलिएट करता। चाइना को कभी पसंद नहीं आता कि यूएस की आर्मी उसके टेरिटरी के इतने नजदीक आ गई है। तो ये 3 मेन कंसर्न बताए जा रहे थे। ऑल्दो यहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स का यह कहना था कि ये जो पूरा एग्रीमेंट हो रहा है ये एक प्रकार से पीसफुल है, इसका जो मेन इंटेंट है वो पीसफुल है, डिजास्टर के लिए, ह्यूमैनिटेरियन के लिए, लेकिन जिस तरह से चीजें परसीव की गई वो काफी ज्यादा यहां पर प्रॉब्लमैटिक हो रहा था। और इसीलिए आप कह सकते हो कि यहां पर भारत हो, नेपाल हो, शायद दोनों को ये चीज पसंद नहीं आता कि नेपाल में यूएस की आर्मी आए और यहां पर उनके तरफ से कोई भी दखल दिया जाए इस पूरे रिलेशनशिप को लेकर। इनफैक्ट भारत की तरफ से कई सोर्सेज से यह खबर आया कि जो टॉप ब्रास है भारत का, शायद उसको यह चीज बिल्कुल नहीं पसंद आता, क्योंकि भारत का अगर आप देखोगे जब भी कोई नए आर्मी चीफ बनते हैं वो नेपाल जाते हैं, वहां पर उनको हाईएस्ट ऑनर दिया जाता है। वैसे ही नेपाल के भी जो आर्मी चीफ हैं वो भारत आते हैं, उनको भी हाईएस्ट ऑनर दिया जाता है। तो इस तरह का एक्सचेंज बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलता है दोनों देश की आर्मी के बीच में। लेकिन अगर तीसरा देश का कोई आर्मी इस देश के अंदर आए तो ये शायद एक प्रॉब्लमैटिक हो सकता था, और यही एक मेन कारण बताया जा रहा है ये सारी चीजें कि ये प्रॉब्लम थी। लेकिन क्वेश्चन यहां पर ये भी है कि लोगों में इतना ट्रस्ट डेफिसिट क्यों आया। मतलब एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये जो एग्रीमेंट है वो पीसफुल इन नेचर है, ह्यूमैनिटेरियन के लिए है, डिजास्टर के लिए है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट क्यों था? इसका एक और मेन कारण मैं आपको बताता हूं कि रिसेंटली कुछ डॉक्यूमेंट लीक हो गया था मीडिया में, और इस डॉक्यूमेंट को बताया जा रहा था कि ये ऑलमोस्ट एक प्रकार का एग्रीमेंट है, ये मतलब एसपीपी है, स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और नेपाल के बीच में होने वाला है। मतलब उसको ऐसा मीडिया में दिखाया जा रहा था, डॉक्यूमेंट लीक हो गया था, और इस डॉक्यूमेंट में साफ साफ दिख रहा था, बताया गया कि नेपाल और यूएस की आर्मी के बीच में ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, फेलोशिप होगा, मतलब नेपाली ऑफिसर्स यूएस जा सकेंगे, वहां पर ट्रेनिंग ले सकेंगे, और यूएस के कई सारे जो लाइट एयरक्राफ्ट हैं, व्हीकल्स हैं, वो नेपाल की टेरिटरी पर आ सकेंगी और उसका इस्तेमाल कर सकेंगी। तो ये जो सारी चीजें मीडिया के अंदर प्ले हुई, उसकी वजह से एक बहुत ज्यादा डेफिसिट आ गया, और लोगों के मन में ये विचारधारणा बन गई कि ये जो पूरा प्रोग्राम है इसके तहत यूएस जो है वो नेपाल के अंदर एंटर करना चाहता है। लेकिन जैसे ही ये पूरा मीडिया में आया था, उसको देखते हुए यूएस की एम्बेसी ने इसको डिनाई किया, कहा कि ये किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं है, हमने साइन नहीं किया है, ये पूरी तरह से गलत है। नेपाल की गवर्नमेंट ने भी इसको डिनाई किया, कहा कि अभी तक इसको लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो आई होप कि ये आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं, वो ये है कि अभी तक नेपाल की आर्मी किसी भी इन तरह के मुद्दे पर बात नहीं करती थी। पहली बार आप कह सकते हो लगभग कई वर्षों में नेपाल की आर्मी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हुई है। मतलब नेपाल की आर्मी ने डायरेक्टली इस चीज को बोला है कि हम नहीं चाहते कि ये एग्रीमेंट हो, क्योंकि अगर आप देखिए कि नेपाल का जो पूरा संविधान जिस तरह से हुआ है, इमर्ज हुआ है 2005-2006 के बाद, क्योंकि उसके पहले तो राजतंत्र, राजा का शासन होता था। उसके बाद धीरे धीरे आपको कॉन्स्टिट्यूशन कई बार देखने को मिलेगा। अभी जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2015 का है। तो हुआ क्या था कि 2005-6 के बाद से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गवर्नमेंट हैं, उन्होंने आर्मी को एक तरह से डिसोन कर दिया था। मतलब ऑल्दो आप कह सकते कि वो गवर्नमेंट का पार्ट थे, लेकिन एक प्रकार से वो अलग मानते थे उसको। 2006 में यहां पर जो मॉइस्ट एक लीडर आप सुना होगा, प्रचंडा, उन्होंने डिनाउंस किया अपने आप को और ये कहा कि आर्मी एक प्रकार का रेपिस्ट इंस्टीट्यूशन है। जी हाँ, करप्ट इंस्टीट्यूशन है, रेपिस्ट है। इस तरह के बयान दिए गए थे प्रचंडा के द्वारा 2006 में। पिछले साल की बात है, यहाँ पर उसी समय 2005-6 के एक साल के बाद प्रचंडा ने यहाँ पर एक एग्रीमेंट कर लिया और मेन स्ट्रीम में आ गए। यहाँ पर जो वायलेंस वगैरह है वो छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ गए थे। लेकिन ज्यादातर अभी तक आर्मी को यही कहा जाता था कि वो किंग जो राजा है उसकी प्राइवेट आर्मी के तौर पर दिखाया जाता था सरकार के द्वारा, भले ही वो सरकार के अंदर शामिल थे। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आप सरकार देखोगे, जो गवर्नमेंट इस समय चल रही है नेपाल में,
वो काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबल है, पॉलिटिकल इनस्टेबल है। आपको पता है इसके जस्ट पहले केपी ओली प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उनकी सरकार गिर गई, यहाँ पर दो पार्टीज एक साथ आ गई साथ में, तो सरकार के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। इसके बीच क्या होता है कि जो मिलिट्री है, जो उसका रूल है, वो थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रांग होता है, और वही चीज़ आपको नेपाल में देखने को मिलेगा कि एक तरफ सरकार यहाँ पर कमज़ोर हो रही है, तो नेपाल की जो आर्मी है वो थोड़ा अपना भी इनपुट यहाँ पर देना चाहती है, और इसीलिए ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यही पूरा मामला था दोस्तों। अब देखिए क्या है कि जो शेख बहादुर युवा है वो जुलाई के महीने में यूएस जाएंगे। डेफिनेट सी बात है, ये एग्रीमेंट तो नहीं होने वाला, और होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर नवंबर में एक इलेक्शन आने वाला है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा, और वो अगर इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेप लेंगे तो डेफिनेटली इलेक्शन में उनको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, ये बताया जा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो पूरा मामला था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, देखो सुनने में शायद काफ़ी सिंपल लग सकता है, लेकिन आप क्या बता सकते हैं कि भारत का कौन सा राज्य है जिसकी स्मॉलेस्ट बॉर्डर शेयर होता है नेपाल के साथ? जी हाँ, स्मॉलेस्ट बॉर्डर कौन सा भारत का राज्य शेयर करता है नेपाल के साथ, ये बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास, लाइव बैचेस चलाए जा रहे हैं। 11 जुलाई से ये पूरा बैच स्टार्ट होगा। अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करिएगा ताकि ये पूरा ऑफर आपको मिल जाए हमारे ऐप और वेबसाइट पर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।